चलिएगा दोस्तों, तो हम बात करेंगे खिलजी वंश के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण शासक के बारे में, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों की, पहले शासक जो हुए वो हुए जलालुद्दीन खिलजी, और अब जो दूसरे शासक हैं उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अपने चाचा या अपने ससुर की हत्या करने के बाद ही बिकेम द नेक्स्ट सुल्तान ऑफ खिलजी डायनेस्टी, और हम बोल सकते हैं दिल्ली सल्तनत। एंड ही रूल्ड, और इन्होंने शासन किया 1296 से 1296 से लेकर 1316, इट मीन्स 1316 तक। अपनी मृत्यु होने तक ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहे। तो हमें बात करना है इसी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जिसने शासन किया था 1296 से लेकर 1316 तक। और देखिए, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर से पूछे जाते हैं, या उसके समय पर जो घटनाएं हुई या उसके द्वारा जो किया गया, उन सारे मुद्दों के ऊपर से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इतिहास सबसे पहले अगर बात की जाए तो इतिहासकारों ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये कहा है कि इसका प्रारंभ हुआ था धोखे से, इसका डेवलपमेंट हुआ था परोपकार से, और इसका अंत हुआ आतंक से। अगर हम बात करें तो धोखे से किस तरह से, तो इसने अपने ससुर या अपने चाचा की हत्या कर दी थी। जब इसके चाचा कड़ा आए थे, कहाँ से, दिल्ली से जब वो कड़ा पहुंचे, और जब ये उनके गले लगने गया, तब इसने अपने सहयोगियों को इशारा कर दिया था, और उन्हीं सहयोगियों ने तलवार से या चाकू से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। इट मीन्स धोखे से ये शासक बना, और शासक बनने के बाद इसने कई अच्छे कार्य भी किए अपनी जनता के लिए, जैसे मार्केट कंट्रोल सिस्टम है, बाजार नियंत्रण प्रणाली है, या स्थायी सेना बनाई है, उन्हें रेगुलर सैलरी देना शुरू किया है, अपने साम्राज्य की रक्षा भी की है मंगोल अटैकर से, मंगोल आक्रमणकारियों से सफलतापूर्वक। तो दीज ऑल आर दी वेरी ग्रेट वर्क्स डन बाई अलाउद्दीन खिलजी। तो इसने अपनी जनता के लिए काफ़ी अच्छे कार्य भी किए, काफ़ी बढ़िया काम भी किए। लेकिन जब इसने अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया, जब इसका साम्राज्य काफ़ी बढ़ गया, तब इसने अपना रंग दिखाना शुरू किया, और जनता के ऊपर तरह तरह के टैक्स लगाना शुरू किया, तरह तरह के कर लगाना शुरू किया। इससे जनता काफ़ी भयभीत हुई, और जनता के अंदर एक आतंक बैठना शुरू हुआ इसके बारे में। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभ हुआ धोखे से, इसका विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ परोपकार से, और अंत हुआ आतंक से। क्योंकि जब ये मरा, तब जनता के अंदर इसके बारे में काफ़ी आतंक था या काफ़ी खौफ था। चलिए, अब एक बात और ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार कर दिया था। समझ गए ना? इसके समय पर दिल्ली सल्तनत का विस्तार कश्मीर से लेकर कहाँ तक हो चुका था? साउथ इंडिया तक, इट मीन्स कि दक्षिण भारत तक। क्लियर? तो साउथ इंडिया तक रूल करने वाला या आक्रमण करने वाला, साम्राज्य का विस्तार करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि साउथ इंडिया पर पहला अटैक तो किसने कर दिया था? पहला आक्रमण तो कर दिया था किसने? फर्स्ट इन्वेजन कर दिया था 1293 में इन्हीं के फादर इन लॉ ने, मीन्स जलालुद्दीन खिलजी ने। हमने डिस्कस कर चुके हैं देवगिरी के जो शासक हुआ करते थे, उन्हीं के ऊपर, रामचंद्र देव के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें, जानकारी की बात करें, तो पहला जो इंफॉर्मेशन है, पहला जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का, वो है जोधपुर इंस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की इंफॉर्मेशन का सोर्स, जानकारी का स्रोत, जो कि है जोधपुर इंस्क्रिप्शन। दोस्तों, आप लोगों ने राजस्थान के मेवाड़ की एक डायनेस्टी डिस्कस की थी जिसका नाम था सिसोदिया डायनेस्टी। और सिसोदिया डायनेस्टी जो हमने डिस्कस की थी, उस सिसोदिया एम्पायर के, या सॉरी, मेवाड़ किंगडम के आसपास ही एक और किंगडम हुआ करती थी, और उस किंगडम में रूल किया करते थे राठौड़ वंश के रूलर, राठौड़ वंश के शासक। और उसी समय उन्हीं लोगों की कैपिटल हुआ करती थी जोधपुर। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं
जोधपुर इंस्क्रिप्शन, तो जोधपुर से एक इंस्क्रिप्शन मिला है इन संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा में, इन संस्कृत लैंग्वेज, इन संस्कृत भाषा में। और इस इंस्क्रिप्शन में अलाउद्दीन हैज बीन कंपेयर्ड टू गॉड, अलाउद्दीन ने अपने आप की कंपेयर किया है, अपने आप की तुलना की है किससे? गॉड से या भगवान से। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन हैज बीन कंपेयर टू गॉड। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा उसमें लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवतुल्य कार्य किए हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने देवताओं के समान कार्य किए हैं और इनके आने से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई है, इनके आने से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई है। इट मीन्स ही कंपेयर्ड विद गॉड, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने देवतुल्य कार्य किए हैं और उनके आने से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई है। क्लियर? अच्छा, ध्यान रखिएगा, ही सेव्ड हिज टेरिटरी या ही सेव्ड हिज किंगडम फ्रॉम द इन्वेजन्स ऑफ मंगोल, इन्होंने सफलतापूर्वक अपने साम्राज्य की सुरक्षा करी थी, डिफेंड किया था किससे? मंगोल आक्रमणकारियों से या मंगोल अटैकर्स से। ऐसा कहा जाता है कि लगभग इसने 28 मंगोल इन्वेजन्स से सुरक्षा की थी दिल्ली सल्तनत की। क्लियर? ठीक है, अगले पॉइंट के ऊपर गौर करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ये समझें कि हमने एक सिस्टम पढ़ा था जिसका नाम था इक्ता सिस्टम या इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली में क्या होता था कि एक जो भी जमीन जीती गई है युद्ध के बाद जो भी जमीन जीती है सेना ने या आर्मी ने, उन आर्मी के ऑफिसर्स को वो जमीन ही क्या कर दी जाती थी? दे दी जाती थी, क्योंकि कोई सैलरी वगैरह तो मिलती नहीं थी। तो जो जमीन लूटी है, जो धन लूटा है, वो धन उन्हें में बांट दिया जाता था और वो जमीन भी उन्हीं को दे दी जाती थी। जो जमीन उन्हें मिलती थी, किसी भी, मान लो किसी एक पर्टिकुलर ऑफिसर को एक पर्टिकुलर लैंड मिला है, एक जमीन मिली है, तो उस जमीन को कहा जाता था इक्ता, और जिस ऑफिसर को मिली है उसे कहा जाता था इक्तादार। इस सिस्टम को बोला जाता है इक्ता सिस्टम, और ये सिस्टम शुरू किया था किसने? इल्तुतमिश ने। क्लियर? इस इक्ता सिस्टम को समाप्त कर दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, ही अबोलिश इक्ता सिस्टम। अब अगर इक्ता सिस्टम या इक्ता प्रणाली खत्म कर दी है, समाप्त कर दी है, तो फिर सैलरीज क्या होगी या उन आर्मी के ऑफिसर्स को, उन फौज के सिपाहियों को क्या दिया जाएगा? तो यहां से ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इस सिस्टम को समाप्त कर दिया है तो जमीन पर पूरी तरह से नियंत्रण, जो भी जमीन जीती है उस पूरी जमीन पर, उस पूरे एरिया पर नियंत्रण जो होगा वो किसका होगा? वो सुल्तान का होगा। इट मीन्स इस साम्राज्य का होगा। समझ गए? अब उस जमीन का जो मालिक है वो कौन है? सुल्तान है, या वो जो साम्राज्य है वो है। और ये जितने भी ऑफिसर्स हैं आर्मी के, जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी सिपाही हैं, जो भी अधिकारी हैं, उन्हें यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से स्टार्ट किया गया क्या करना? नगद वेतन देना, यानी कि सैलरी देना शुरू हुआ। ध्यान रखिए, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में या भारत के पहले ही शासक कौन हुए जिन्होंने अपने सिपाहियों को या अपने अधिकारियों को नगद वेतन देना शुरू किया या सैलरी देना शुरू किया। क्लियर होगी बात? तो ध्यान रखिए, he started paying salaries in army। ही स्टार्टेड पेइंग सैलरी इन आर्मी, बट ध्यान रखिएगा कि आर्मी में सैलरी तो देना शुरू किया है, बट ये जो सैलरी होगी ना, ये सैलरी परमानेंट दी जाएगी। ऐसा नहीं कि एक महीने दे दिया, दूसरे महीने दे दिया तो अब 4-5 महीने नहीं दी जाएगी। परमानेंट सैलरी देना शुरू कर दिया, हर एक महीने सैलरी दी जाएगी। और अगर परमानेंट सैलरी देना शुरू करेंगे तो अपनी आर्मी को क्या करना होगा? हमेशा के लिए बना के रखना होगा। इट मीन्स कि स्थायी सेना बनाना भी क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो ये एक सुधार है। ये सुधार है किसमें? आर्मी में। आर्मी में क्या सुधार हुआ? पहला, पेइंग सैलरी इन आर्मी एट परमानेंटली सैलरी देना शुरू किया। और दूसरी बात यह है कि परमानेंट आर्मी भी बना लिया ना, स्थायी सेना। परमानेंट आर्मी या स्टैंडिंग आर्मी? स्टैंडिंग आर्मी, इस्टेब्लिश स्टैंडिंग आर्मी, इट मीन्स स्थायी सेना, परमानेंट आर्मी। और ऐसा करने वाला भी पहला जो शासक है या जो पहला सुल्तान है
वो है अलाउद्दीन खिलजी। तो आप लोग ध्यान रखिए, आर्मी रिफॉर्म के तहत उसने क्या किया है, पेइंग सैलरी इन आर्मी, आर्मी को सैलरी देना शुरू किया और स्टैंडिंग आर्मी, स्थायी सेना बनाना शुरू कर दी। देखिए उस समय पर क्या होता था कि कोई भी शासक स्टैंडिंग आर्मी यानी स्थायी सेना नहीं रखता था। जब भी कोई युद्ध होता था तो आर्मी बना ली जाती थी, आसपास के लोगों को मिलाकर इकट्ठा करके सेना बना ली जाती थी, परमानेंटली नहीं होती थी। और फिर जो भी जमीन लूटी गई है, जो भी धन लूटा गया है, वो सब आपस में सेना को बांट दिया जाता था, तो परमानेंटली आर्मी नहीं होती थी। बट इन्होंने क्या किया, स्टैंडिंग आर्मी बनाना शुरू किया और साथ ही उन्हें सैलरी देना शुरू किया, और जो भी जमीन मिलेगी, जो भी धन मिलेगा लूटपाट का, वो सब किसके पास जाएगा, वो सब जाएगा सुल्तान के पास, और सैनिकों को उनकी सैलरी दे दी जाएगी। ये सिस्टम शुरू किया था किसने, ये प्रणाली शुरू की थी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ और बिंदुओं के ऊपर। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे, एक प्रसिद्ध पोएट हुआ करते थे। तो इन्हीं के दरबार में एक काफी फेमस पोएट हुआ करते थे और उनका नाम था आमिर खुसरो। तो ध्यान रखिए, इन्हीं के दरबार के एक कवि थे जिनका नाम था आमिर खुसरो। आमिर खुसरो वॉज हिज कोर्ट पोएट। आमिर खुसरो ही इनके दरबार के एक मुख्य कवि थे। और ध्यान रखिए कि एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना जिस कवि के ऊपर, जिस पोएट के ऊपर, वो होते हैं आमिर खुसरो। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आप लोगों से पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ना पूछे, लेकिन किसके बारे में पूछ लिया जाएगा, आमिर खुसरो के बारे में। मीन्स अलाउद्दीन खिलजी से भी ज्यादा हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे वो कौन होंगे, आमिर खुसरो। इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, आमिर खुसरो, क्योंकि क्वेश्चन उनके ऊपर से पूछे जाएंगे। अब हमें तो हमारा इंपॉर्टेंस देखना है। देखिए सबसे पहली बात, आमिर खुसरो इतने अच्छी तरह से इतने अच्छे से लिखते थे या इतने अच्छे से गाते थे, उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि उन्हें कहा जाता है तोताए हिंद, इट मीन्स पैरेट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली ही बात जो है वो ये है कि ही वॉज नोन एज पैरेट ऑफ इंडिया, इट मीन्स तोता ए हिंद। क्लियर। ये क्वेश्चन एग्जाम में, एसएससी में, स्टेट लेवल पर, रेलवे में, कई एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आया है कि हु वॉज नोन एज पैरेट ऑफ इंडिया या तोता हिंद। आंसर होगा आमिर खुसरो। आमिर खुसरो ही दरबारी कवि थे किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। और आमिर खुसरो ने 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या 2 वाद्य यंत्रों का निर्माण किया है या उन्हें डिस्कवर किया है, आविष्कार किया है। तो 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज डिस्कवर्ड बाय आमिर खुसरो, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो इन्होंने बनाए हैं वो है सितार, एंड अनदर वन वॉज तबला। तबला और सितार का आविष्कार करने वाले पोएट हुए थे कौन, आमिर खुसरो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आमिर खुसरो की अगर बात की जाए ना तो इन्होंने अपना जो कार्य, यानी ये काफी पुराने थे, ऐसा नहीं है कि ये अलाउद्दीन खिलजी से ही रिलेटेड है। ये कई राजाओं के शासनकाल को इन्होंने देखा है, लेकिन दरबारी कवि किसके थे, अलाउद्दीन खिलजी के। तो ये काफी पुराने कवि थे और ऐसा कहा जाता है कि ये गयासुद्दीन बलबन के जमाने से थे। इन्होंने अपना जो करियर है, अपना जो कार्य है वो शुरू कर दिया था किसके जमाने से, गयासुद्दीन बलबन के जमाने से ही। तो बलबन के समय से ये कवि थे और ऐसा कहा जाता है कि, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा शासकों या सबसे ज्यादा सुल्तानों के शासनकाल को क्या किया है, या जिनके शासनकाल में वो रहे हैं या उन्हें सेलिब्रेट किया है। तो विच पोएट सेलिब्रेट मैक्सिमम रूलर इन दिल्ली सल्तनत, विच पोएट सेलिब्रेट द रूल ऑफ मैक्सिमम पोएट ऑफ दिल्ली सल्तनत। द आंसर विल बी आमिर खुसरो। और आमिर खुसरो ने ऐसा कहा जाता है कि लगभग 7 राजाओं के या 7 सुल्तानों के शासनकाल के समय वो रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन जो अगर पूछा जाए कि किसके दरबार में रहे, तो आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही उन्हें कहा है तोताए हिंद या तूतीए हिंद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आमिर खुसरो ही वह कवि है जिन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली बनाई थी। तो ध्यान रखिए, खड़ी बोली लिखने वाले व्यक्ति ही कौन थे, आमिर खुसरो।
ये हिंदी का ही एक रूप होता है खड़ी बोली, जो चलती है यूपी के कुछ वेस्टर्न या पश्चिमी भागों में, जैसे मेरठ वाला जो रीजन हो गया उस रीजन में चलती है खड़ी बोली। इसके अलावा जो आप लोगों को पता है हरियाणा वाला, हरियाणा और यूपी में चलती है कौन सी बोली? खड़ी बोली। लेकिन यूपी के वेस्टर्न रीजन में, पश्चिमी हिस्से में चलती है खड़ी बोली, खासतौर से मेरठ वाले क्षेत्र के आसपास वाले रीजन में जो लगा हुआ है हरियाणा से और दिल्ली से। ठीक है, इन्होंने ही कव्वाली जो गायकी है या कव्वाली जो वोकल फॉर्म है म्यूजिक का, उसे भी क्या किया है? डिस्कवर किया है। कव्वाली की अगर बात की जाए तो कव्वाली जो फॉर्म होता है वोकल म्यूजिक का, उसे शुरू करने वाले व्यक्ति भी कौन है? उसे शुरू करने वाले पोएट भी कौन है? आमिर खुसरो। तो ध्यान रखिए, आमिर खुसरो स्टार्टेड द कव्वाली, द वोकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक, यानी म्यूजिक का ही जो गाया जाने वाला तरीका होता है उसे बोला जाता है कव्वाली। खासतौर से सूफी संगीत होते हैं उसमें उसके तहत गाई जाती है कव्वाली। चलिए आगे चलते हैं। आमिर खुसरो ने ही कहा था कश्मीर को पैराडाइज ऑफ द वर्ल्ड, यानी ब्रह्मांड का या इस दुनिया का स्वर्ग किसे कहा गया है? कश्मीर को। कश्मीर को कहा गया है ब्रह्मांड का या संसार का स्वर्ग, पैराडाइज ऑफ द वर्ल्ड। और वो कहने वाले व्यक्ति भी कौन थे? आमिर खुसरो। आमिर खुसरो के एक गुरु हुआ करते थे, टीचर हुआ करते थे। ध्यान रखिए, इनके भी एक क्या थे? टीचर थे। और इनके जो टीचर थे उनका नाम था, इनके टीचर का नाम था निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया एक प्रसिद्ध सूफी संत थे उस समय के या उस जमाने के। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो एक प्रसिद्ध सूफी संत थे और वो इन्हीं के क्या थे? टीचर थे। इन्हीं के क्या थे? गुरु थे। और ये एक सूफी संत थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया की ही समाधि या मकबरा बना हुआ है दिल्ली में। अगर हम बात करें सूफीज़म की या सूफी जो संप्रदाय है मुस्लिम धर्म में, तो देखिए सूफी संप्रदाय का आगमन भारत में हुआ था किस संत के माध्यम से? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिया में सूफीज़म को लाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, अजमेर में एक प्रसिद्ध सूफी संत हैं जिनका मकबरा है, जिनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही वह सूफी संत थे जिन्होंने भारत में या इंडिया में सूफी परंपरा का शुभारंभ किया था। और वो आए थे गोरी के साथ, उनकी सेना के साथ। तो गोरी की सेना के साथ आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और गोरी वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो उन्हीं की सेना के साथ आए थे और अजमेर में वो बस गए। अजमेर में उन्होंने अपना स्थान बना लिया और वहीं पर रहे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी जो कब्र है, उनका जो मकबरा है, उसी को कहा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, या नबी साथ ही कहा जाता है गरीब नवाज की दरगाह। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं दैट विल बी आस्क्ड ऑन आमिर खुसरो। आमिर खुसरो पर पूछे जाने वाले ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आमिर खुसरो ने ही अलाउद्दीन खिलजी को एक टाइटल दिया था, एक उपाधि दी थी, दैट इज सुल्तान ए जहां। तो सुल्तान ए जहां की उपाधि भी किसने दी थी? आमिर खुसरो ने। सुल्तान ए जहां का मतलब होगा द रूलर ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व का, पूरे संसार का रूलर किसे कहा गया? अलाउद्दीन खिलजी को। और किसने कहा है? आमिर खुसरो ने। तो आमिर खुसरो ने ही इन्हें कहा है सुल्तान ए जहां। किसे? अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ए जहां कहने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? आमिर खुसरो। चलिए आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट रिलेटेड टू अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से ही रिलेटेड कुछ और बिंदुओं के ऊपर अब डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हैं वो ध्यान रखिए, अपनी कॉपी में इन्हें नोट कर लीजिएगा।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने एक अभियान किया था 1298 में। एक उनका कैंपेन हुआ था, एक उनका मिशन हुआ था गुजरात में। तो ध्यान रखिए, इन 1298 1298 में he went to his गुजरात मिशन, he went to his गुजरात मिशन। He went to his गुजरात मिशन in 1298, और उसी गुजरात मिशन के तहत या उसी गुजरात मिशन के दौरान इन्होंने एक गुलाम खरीदा था, एक गुलाम को परचेस किया था, और उस गुलाम का नाम था, उस स्लेब का नाम था, उस गुलाम का नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर नामक एक गुलाम को इन्होंने खरीदा था अपने गुजरात मिशन के दौरान, और ये गुजरात मिशन हुआ था 1298 में। इस गुलाम का नाम हुआ करता था मलिक काफूर। मलिक काफूर की अगर बात की जाए तो ये एक हिंदू व्यक्ति था, ये बात ध्यान रखिएगा, ही वॉज अ हिंदू। पहली बात तो ये, इसे खरीदा था कितने में? 1000 दीनार में। ही वॉज परचेस्ड बाई 1000 ऑफ दीनार, दैट्स वाई ही इज नोन एज 1000 दिनारी, इसीलिए इसे कहा जाता है 1000 दिनारी। तो इसे खरीदा था 1000 दीनार में, दैट्स वाई ही इज कॉल्ड एज 1000 दिनारी। और दूसरी बात ये, मलिक काफूर एक किन्नर था, एक हिजड़ा था। मलिक काफूर ही एक क्या हुआ करता था? किन्नर। ये बात भी ध्यान रखिए। मलिक काफूर बेहद साहसी, बेहद होशियार और एक वफादार गुलाम था, एक वफादार व्यक्ति था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर की होशियारी से, उसकी साहसपन से और उसकी वफादारी से काफी अट्रैक्ट हुआ, काफी प्रभावित हुआ, और उसने मलिक काफूर को अपना सेनापति नियुक्त किया, इट मीन्स कमांडर इन चीफ। तो ध्यान रखिए, मलिक काफूर ही अलाउद्दीन खिलजी का क्या अपॉइंट हुआ? कमांडर इन चीफ। इट मीन्स सेनापति। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो भी कैंपेन किया करते, जो भी मिशन किया करते, उन कैंपेन, उन मिशन की को लीड करने के लिए, उनको नेतृत्व देने के लिए वो किसे भेजा करते थे? मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के सारे सैन्य अभियान जो किए हैं उसमें लीड किसने किया है? मलिक काफूर ने। सिवाय एक को छोड़कर, सिवाय एक मिशन को छोड़कर बाकी सारे मिशन जो किए हैं वो किसने किए हैं? मलिक काफूर ने। ये बात ध्यान रखिए। अलाउद्दीन खिलजी किसी भी युद्ध में, किसी भी मिशन में आगे नहीं होता था। वो आगे किसे करता था या वो भेजता किसे था? मलिक काफूर को ही। तो ध्यान रखिएगा ये बात। लेकिन एक ऐसा मिशन था जिसमें साथ में मलिक काफूर के साथ वो खुद भी गए थे, और वो था सबसे फेमस मिशन, दैट इज चित्तौड़ मिशन। तो ध्यान रखिए, यहां पर हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ मिशन के बारे में। ही स्टार्टेड हिज चित्तौड़ मिशन इन 1303। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था चित्तौड़ मिशन। और कुछ दिन इस टॉपिक के पहले ही लेक्चर नंबर 3 में हमने कुछ राजपूत किंगडम्स डिस्कस की थी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। उस राजपूत किंगडम का नाम था सिसोदिया डायनेस्टी या सिसोदिया वंश, जो रूल करते थे मेवाड़ वाले रीजन में। तो हमने कहा ही था सिसोदिया ऑफ मेवाड़, मेवाड़ की सिसोदिया। और मेवाड़ की सिसोदिया डायनेस्टी के समय कैपिटल ही क्या हुआ करती थी? चित्तौड़। हालांकि बाद में उन्होंने कैपिटल बनाई महाराणा प्रताप के जमाने में, जो कैपिटल थी वो चावंड थी, और राणा उदय सिंह के जमाने में कैपिटल उदयपुर भी रही थी, और फाइनली बाद में कैपिटल उदयपुर ही बन चुकी थी। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, चित्तौड़ कैपिटल हुआ करती थी सिसोदिया डायनेस्टी के रूलर्स की। इन 1303 ही स्टार्टेड अ कैंपेन ऑफ चित्तौड़। चित्तौड़ का अभियान किया, और चित्तौड़ का जो अभियान उसने किया है इसमें उसके साथ मलिक काफूर भी था, बट वो भी लीड कर रहा था। और ये जो चित्तौड़ मिशन था, इस मिशन का जो रीजन था वो आप सभी को पता होगा कि चित्तौड़ के जो महाराजा थे जिनका नाम था रावल रतन सिंह, उन्हीं की पत्नी हुआ करती थी महारानी पद्मावती या महारानी पद्मिनी। महारानी पद्मावती या महारानी पद्मिनी को पाने के लिए ही उसने चित्तौड़ मिशन किया था। उनसे विवाह करने की इच्छा थी,
अलाउद्दीन खिलजी की, और उसी कारण उन्होंने क्या किया, ये मिशन किया महारानी पद्मिनी या महारानी पद्मावती के लिए। और इन्हीं के पति हुआ करते थे, इन्हीं के हस्बैंड हुआ करते थे, जिनका नाम था रावल रतन सिंह। और he was the last ruler of गिलोत और गहलोत डायनेस्टी। गिलोत भी कहा जाता है और गहलोत भी कहा जाता है। तो गिलोत या गहलोत डायनेस्टी के अंतिम शासक ही माना जाता है रावल रतन सिंह को, और उनके बाद ही स्टार्ट हुई थी सिसोदिया डायनेस्टी, उनके बाद शुरू हुई थी सिसोदिया डायनेस्टी। हालांकि ऐसा कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा, ऐसा प्रूफ है या ऐसा एविडेंस है कि सिसोदिया डायनेस्टी भी संबंधित थी इस गहलोत डायनेस्टी से ही, क्योंकि इन्हीं के दूर के एक रिश्तेदार हुआ करते थे लक्ष्मण सिंह, उन्हीं के पोते हुए थे, और उन्हीं के पोते ने शुरू करी थी। लक्ष्मण सिंह जो इन्हीं के दूर के रिश्तेदार थे, उन्हीं के पोते ने शुरू की थी, उन्हीं के ग्रैंडसन ने शुरू की थी कौन सी डायनेस्टी, उन्हीं के ग्रैंडसन ने शुरू की थी सिसोदिया डायनेस्टी, क्योंकि वो बिलोंग करते थे सिसोदा नामक विलेज से, सिसोदा नामक गांव से, इसीलिए उनके जितने भी पुत्र हुए वो सब सिसोदिया कहलाए, और जो डायनेस्टी है वो सिसोदिया डायनेस्टी कहलाई। और जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो किया था राणा हम्मीर सिंह ने। और फिर यहाँ से डिफरेंस ये मिलेगा आप लोगों को कि पहले रावल लगाया जाता था नाम के आगे, और जब सिसोदिया डायनेस्टी शुरू हुई तो नाम के आगे राणा टाइटल और बाद में महाराणा टाइटल जोड़ा जाने लगा। तो रानी पद्मिनी या रानी पद्मावती को पाने के लिए ही इन्होंने चित्तौड़ मिशन किया था। हालांकि इस मिशन के दौरान जितने भी राजपूत सैनिक थे या राजपूत जो योद्धा थे वो लड़ते लड़ते मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए। किससे लड़ते हुए? अलाउद्दीन खिलजी की सेना से। और जितनी भी फीमेल्स थी, जितनी भी महिलाएं थी, उन्होंने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। चित्तौड़ के किले में ही एक जौहर कुंड मिलता है, उस जौहर कुंड के अंदर ही सभी महिलाओं ने क्या कर लिया? आग में कूदकर अपनी जान दे दी और अपना बलिदान दे दिया। लेकिन वो हाथ नहीं आए किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के पास जाने से ज्यादा अच्छा मरना मंजूर किया और अपने सम्मान की सुरक्षा की, अपने सम्मान की रक्षा की। और जितने भी पुरुष थे, जितने भी मेल थे, वो लड़ते लड़ते अपनी जान जाने तक लड़ते रहे, जिसे कहा जाता है साका या SAK साका। इट मीन्स की तब तक लड़ते रहना जब तक कि आपकी जान न चली जाए। और ऐसा कहा जाता है कि काफी वीरता के साथ इन योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए। चलिए अब हम बात करते हैं यहां से आगे। इस पूरे इवेंट की इंफॉर्मेशन के लिए एक सोर्स है, एक स्रोत है जिसका नाम है पद्मावत। पद्मावत नामक एक नॉवेल लिखा गया, एक ग्रंथ लिखा गया है, तो ध्यान रखिए पद्मावत। दैट वॉज रिटन बाई, इस नॉवेल को, इस ग्रंथ को लिखा है एक कवि ने जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ही लिखा गया था पद्मावत। ध्यान रखिएगा, इट वॉज रिटन बाई मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया पद्मावत, और पद्मावत के अंदर ही ये सारा इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी बताई गई है। 1303 का चित्तौड़ मिशन। हालांकि इतिहासकार इस घटना के एविडेंस पर, इस घटना के बारे में जो बातें लिखी गई है उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हैं, पूरी तरह से उसको ऑथेंटिकेट नहीं मानते हैं, उस पर बिलीव नहीं किया जाता है। क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी ने ये जो बुक लिखी है, ये लिखी है ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के समय जब शेरशाह सूरी का शासन था 1540 से 1545 के दौरान इस बुक को लिखा गया था। 1540 से 1545 के दौरान ये बुक लिखी गई थी। और जब रूल कर रहे थे सूरवंश के शासक शेरशाह सूरी, उस समय इन्होंने ये बुक लिखी थी, लगभग समय पर। और इतिहास में कोई भी घटना अगर घटी है, तो मैंने बताया है पहले ही टॉपिक में जिसमें हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री में अगर कोई इवेंट हुआ होता है ना, तो उसे हम तभी मानते हैं कि हिस्ट्री के अंतर्गत या तो उसका कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो, इट मीन्स कि कोई पुरातात्विक स्रोत हो, या फिर
उसका कोई लिटरेरी सोर्स हो, साहित्यिक स्रोत हो, या फिर किसी फॉरेनर के द्वारा उस बात की, उस घटना का डिस्कशन हुआ हो। तो देखिए ये जो शुरू के दो हैं, इट मीन्स की आर्कियोलॉजिकल एंड फॉरेनर एविडेंस, वो दो तो नहीं है, बट लिटरेरी एविडेंस जरूर है, और वो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा हुआ पद्मावत। बट पद्मावत कब लिखा गया है? इतिहासकारों का ये कहना है कि लिटरेरी एविडेंस तब माना जाता है जब घटना हुई हो और उसी समय उसे लिखा गया हो, और घटना हुई है 1303 में, और एविडेंस जो लिखा है, जो सोर्स लिखा है वो 1540 से 45 यानी 200 से 250 साल के बाद ये घटना के बारे में स्रोत लिखा है, इसलिए उसके ऑथेंटिकेशन पर भरोसा कर पाना सही नहीं है। और आप लोगों को पता होगा कि इसी इवेंट पर, इसी घटना पर बॉलीवुड के एक मशहूर प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने एक मूवी बनाई, एक मशहूर डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली, उन्होंने एक मूवी बनाई थी जिस पर काफी विवाद या काफी जो है डिस्प्यूट हुआ था, जिसका नाम था पद्मावत या पद्मावत नामक मूवी बनाई थी, उस पर काफी डिस्प्यूट हुआ था। और उसी मूवी की शूटिंग के दौरान इनके साथ मारपीट भी की गई थी। क्लियर? तो जो पूरा मैटर था, जो पूरा विवाद था, वो इस मूवी के ऊपर ही था। इस मूवी में दिखाया जा रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती के बारे में क्या सोचता है। लोगों का यह कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी जो सोचता है उसे सोचने दो, लेकिन इस बात को, इस घटना को आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये डिस्प्यूट था, ये विवाद था, और तभी ये क्वेश्चन उठा कि क्या ये ऐतिहासिक घटना है या सिर्फ काल्पनिक है, और अगर ये ऐतिहासिक घटना है तो इसका ऑथेंटिकेशन क्या है। तभी बताया गया है कि हिस्ट्री में ऑथेंटिकेशन के लिए आपको 3 एविडेंस की जरूरत होती है, और एक एविडेंस इसका है, बट वो उतना ऑथेंटिकेट नहीं है। यही बात बोली गई किसके द्वारा? यही बात बोली गई डायरेक्टर के द्वारा। चलिए उस डिस्प्यूट में फिलहाल हम नहीं जाएंगे। तो हिज मोस्ट फेमस कैंपेन वॉज चित्तौड़ कैंपेन दैट वॉज स्टार्टेड इन 1303 में, और उसी समय पर फिर वो जो एक डायनेस्टी वहां रूल किया करती थी, रावल रतन सिंह वाली, वो समाप्त हो गई, और फिर एक सिसोदिया डायनेस्टी शुरू हुई। हालांकि बोला जाता है सिसोदिया उन्हीं से संबंधित थे। और सिसोदिया वंश के हमने 14-15 रूलर्स डिस्कस किए। सिसोदिया वंश के 13 नंबर के रूलर हुए थे महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के समय पर मुगल वंश के शासक थे अकबर, जिसने काफी कोशिश की महाराणा प्रताप को अपनी सोवर्निटी, अपनी अधीनता स्वीकार कराने की, बट एवरी टाइम, प्रत्येक बार महाराणा प्रताप ने अकबर के आगे झुकने से क्या कर दिया? मना कर दिया, और वो डटे रहे अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में। हालांकि कई राजपूत रूलर्स, उनके आजू बाजू अड़ोसी पड़ोसी जितने भी शासक थे, खासतौर से आमेर के एक युवा शासक हुआ करते थे मान सिंह, उन्होंने भी अकबर की सोवर्निटी को एक्सेप्ट कर लिया था। और मान सिंह खुद भी गए थे महाराणा प्रताप के पास इस बात पर मनाने के लिए, राजी करने के लिए कि देखिए हमने भी तो स्वीकार कर ली है सोवर्निटी, और आज हम कितने खुश हैं, नवरत्नों में हमें गिना जाता है, और अकबर ने हमें सेनापति बना दिया है। तब महाराणा प्रताप का कहना था कि अकबर होंगे आपके लिए एक बादशाह, लेकिन मेरी टेरिटरी में, मेरे क्षेत्र का राजा मैं हूं, और यहाँ का शासक मैं रहूंगा, और मैं किसी की सोवर्निटी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, किसी के सामने झुकूंगा नहीं, किसी के दरबार में प्रस्तुत नहीं होऊंगा, और ना ही मेरे राज्य की बेटियां या पुत्रियां मुगल डायनेस्टी या मुगल रूलर्स के साथ विवाह करेंगी, क्योंकि वो मुगलों को इंडियंस नहीं मानते थे, मुगलों को फॉरेनर्स मानते थे महाराणा प्रताप। चलिए फिलहाल हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये फेमस कैंपेन है, और इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है। ये कैंपेन हुआ था, ये मिशन हुआ था 1303 में। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्क की अगर बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए कुछ रिफॉर्म्स, और ये रिफॉर्म भी किए थे 1303 यानी गुजरात चित्तौड़ मिशन के बाद। क्लियर? तो यहां पर हम कुछ रिफॉर्म्स की बात करेंगे, और सबसे पहला जो रिफॉर्म है वो हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी आर्थिक सुधार। तो अभी मैंने 2 मिशन की बात की, अभी हम साउथ इंडिया वाले मिशन की बात करेंगे जो शुरू होता है 1306 में। अभी 1298 का गुजरात मिशन और 1303 का सबसे फेमस चित्तौड़ मिशन, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं इनके कुछ रिफॉर्म्स, कुछ सुधार के बारे में, और सबसे पहले ही रिफॉर्म हम बात कर रहे हैं कौन से? इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी आर्थिक सुधार। और आर्मी रिफॉर्म के बारे में बता चुका हूं, परमानेंट आर्मी और रेगुलर सैलरी पर आर्मी बनाई थी। एक और आर्मी रिफॉर्म होगा, वो अभी डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म।
आर्थिक सुधार। अब आप लोग बता सकते हैं कि जिस समय का इतिहास हम पढ़ रहे हैं उस समय इकोनॉमी का जो मेन सोर्स था वो क्या हुआ करता था, और आप लोग बिना सोचे समझे बोल सकते हैं कि इकोनॉमी का मेन सोर्स ही क्या था, कृषि था। और सरकार की, हम बोले सुल्तान की आय का साधन भी क्या था, कृषि। इनकी इनकम भी किस पर डिपेंड होती थी, कृषि पर। जब ये कृषि पर टैक्स लगाएंगे तो उसी टैक्स से इनके पास इनकम आएगी, और टैक्स लगाया जाएगा कृषि पर। कृषि पर मतलब कि लैंड एरिया पर या जमीन पर, भूभाग पर। भूभाग पर ही क्या होगा, टैक्स लगेगा। और किसी भी भूभाग पर कितनी एग्रीकल्चर की पैदावार हुई है, कितनी खेती है, कितना फसल की पैदावार हुई है, उसी के ऊपर टैक्स लगाया जाता था। क्लियर? तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अब ऐसा है कि सबसे पहला काम, अगर आप टैक्स लगा रहे हैं जमीन पर, तो सबसे पहले जमीन का नापतोल करना जरूरी है, जमीन का मापन जरूरी है। क्लियर? तो सबसे पहला ही काम इन्होंने क्या किया, जमीन का नापतोल करना शुरू किया, और ये पता लगाया कि इनके साम्राज्य में कितनी जमीन है जो खेती योग्य है, या कितनी टोटल जमीन है और उसमें से कितनी जमीन खेती योग्य है। इस चीज का नापतोल करना शुरू किया। तो पहला ही जो पॉइंट होगा वो ये होगा, हिज फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ कल्टीएबल लैंड, यानी खेती योग्य जमीन को नापना या उसका मेजरमेंट करना ही इनका पहला इकोनॉमिकल रिफॉर्म था। पहला आर्थिक सुधार ही क्या था, मेजरमेंट ऑफ कल्टीएबल लैंड। खेती योग्य जमीन का मेजरमेंट करना, मापतोल करना ही इनका पहला क्या था, इकोनॉमिक रिफॉर्म था। और अब खेती योग्य जमीन को किस तरह से नापा जाएगा, उसके लिए एक यूनिट यूज की गई थी, एक इकाई यूज की गई थी। और ये आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किस यूनिट के माध्यम से इन्होंने अपनी खेती योग्य जमीन का नापतोल किया था, और उस यूनिट का नाम ही हुआ करता था विस्बा। विस्बा नामक यूनिट से इन्होंने जमीन को नापतोल करना शुरू किया, मापन करना शुरू किया। ध्यान रखिए। और फिलहाल हम विस्बा के टेक्निकल पॉइंट पर अभी नहीं पढ़ना चाहते हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे जब हम अन्य मुद्दों पर डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस मुद्दों पर। फिलहाल ध्यान रखिए, विस्बा वॉज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ कल्टीएबल लैंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगले मुद्दे पर चलते हैं। तो पहला जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म हुआ वो हुआ खेती योग्य जमीन का नापना का मेजरमेंट। दूसरा जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म है ना, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, और इट वाज द मोस्ट फेमस पॉइंट। ये सबसे फेमस पॉइंट है, सबसे मुख्य रिफॉर्म है, और यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और ये स्टार्ट ही किया था उन्होंने अपने फेमस चित्तौड़ मिशन के बाद। चित्तौड़ मिशन से आने के बाद ही इन्होंने स्टार्ट किया था ये सेकेंड पॉइंट, दैट वाज मार्केट कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चर लैंड को मेजरमेंट करना शुरू किया, और जो टैक्स लगाया ना इन्होंने अपने जनता पर, एग्रीकल्चर का जो टैक्स लगाया वो लगाया 1/2। इट मींस 50%। आपकी जितनी भी पैदावार हुई है उसमें से आधी आपको टैक्स के रूप में देना होगी। टैक्स की जो रेट थी वो इन्होंने 1/4 या 1/3 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी, 1/2। तो ध्यान रखिएगा, टैक्स की जो रेट थी ना वो कितनी बढ़ाकर कर दी गई थी, 1/2 एग्रीकल्चर रेट लगा दी गई थी, टैक्स की रेट लगा दी गई थी। यानी अगर किसी के पास 50 क्विंटल अगर गेहूं की पैदावार हुई है तो उसे 25 क्विंटल क्या करना होगा, टैक्स के रूप में भरना होगा या टैक्स के रूप में देना होगा। क्लियर?